हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिटी में हम आगे बढ़ते हैं। ये बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1। तो ये सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान का कोर्स है एनसीईआरटी का क्लास 9 का। इसमें हम ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन। तो ये भी वीडियो है जिसकी पीपीटी अगर आपको चाहिए, तो जो भी ये नोट्स पीपीटी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, क्योंकि उसी में मैं ये प्रोवाइड करूंगा। वेबसाइट का नाम है www.studentclassesprayagraj.com। और आपकी सहूलियत के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा इसका। और इसके अलावा एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि हम जो भी वीडियो पढ़ाते हैं सिर्फ वीडियो नहीं देते, उसके साथ हम उसको प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट भी देते हैं। वो आपको वेबसाइट में मिलेगा और उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वेबसाइट सेम है www.studentclassesprayagraj.com। सो डू विजिट द वेबसाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की जा रही है, बहुत सारे नोट्स और आपको गाइडेंस प्रैक्टिस सब कुछ इसमें मिलेगा। तो इसको एक बार ज़रूर विजिट करिए, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक वेबसाइट होगी अगर आप सीरियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वेबसाइट आप विजिट करेंगे और आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे मोबाइल में, अगर आप विजिट कर रहे हैं स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको मिलेगा वीडियो क्लास पीडीएफ। तो क्लिक हियर आप करेंगे तो आप इस वेब पेज में पहुंचेंगे। तो क्लास 9th एनसीईआरटी पीडीएफ लेक्चर पीडीएफ ये आपको मिलेगी। इस पर क्लिक हियर करिए, आपको वो पीपीटी मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। संस्थाओं का कामकाज, ये है चैप्टर का नाम। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ से शुरुआत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको इस चैप्टर को समझने में काफी मदद करेगी। पहली बात, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरी बात, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। तो जो पावर सेंटर होता है, जो सरकार के अधिकार होते हैं, उनका जो इस्तेमाल करता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख भी होता है। जो मेन लीडर होता है गवर्नमेंट का, सरकार का, वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जब सरकार बनती है उसके बाद प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री का चयन होता है और फिर प्रधानमंत्री सिफारिश करता है। उसकी सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय किए जाते हैं। तो जो मंत्रिमंडल बनता है उन्हीं की बैठकों में ही जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो सारे इन्हीं मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं। तो संसद का मतलब क्या है? राष्ट्रपति और दो सदन। दो सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। तो संसद की अगर बात की जाए तो संसद में राष्ट्रपति होता है और दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। ये आपसे नॉर्मल भी पूछा जा सकता है। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आप इसको एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि संसद के कौन कौन से सदन होते हैं। तो संसद में राष्ट्रपति आता है और दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रधानमंत्री को किस सभा के सदस्यों का बहुमत का समर्थन होना जरूरी है? वो है लोकसभा। तो लोकसभा का समर्थन बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं। उस उदाहरण से हम देखेंगे किस तरीके से फैसले किए जाते हैं। तो 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां जो हैं, वैकेंसीज जो हैं, वो सामाजिक और एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। यह सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया था और इसे आमतौर पर
मंडल आयोग भी कहते हैं। तो इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करना तथा उनके पिछड़ापन को दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया था। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। इन सिफारिशों में एक सिफारिश यह थी कि सरकारी नौकरियां जो हैं उसमें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण होना चाहिए। तो वर्षों तक कई पार्टियों और सांसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर 10 वर्षों के बाद 1989 में इसके लोकसभा के चुनाव में जनता दल ने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में यह वादा किया कि सत्ता में आने के बाद वह मंडल आयोग की इस रिकमेंडेशन को, इस सिफारिश को लागू करेगा। और चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी और इसके नेता वीपी सिंह ने जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 6 अगस्त 1990 की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया। तो इस कैबिनेट की बैठक में एक औपचारिक निर्णय लिया गया इसके बारे में। तो कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया गया और एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए। फिर अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे बड़ा चर्चित मुद्दा बना रहा। कुछ लोग इस फैसले के समर्थन में थे तो कुछ लोग विरोध में थे, सबके अपने अपने मत थे। इस विवाद का निपटारा करने के लिए, क्योंकि सभी लोग सपोर्ट में नहीं थे, कुछ लोग इसके विरोध में भी थे, तो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई थी। तो इस विवाद का निपटारा कैसे किया जाए? सर्वोच्च न्यायालय इसमें आ गया है और इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार का मामला हुआ। उसमें ये केस का नाम था। न्यायालय ने सरकार के फैसले को वैध बताया, लीगल बताया, पर इसके साथ सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ अमेंडमेंट, कुछ संशोधन करने के लिए कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग में कि अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो इसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तब से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। अभी भी ये रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोग, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, तो वो अभी भी ये भी बात अभी वैलिड है। क्रीमी लेयर का प्रोविजन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से एक लंबे अंतराल के दौरान नीतिगत फैसले किए जाते हैं। 1979 में मंडल आयोग का गठन किया, उसने स्टडी की, उसने फिर रिकमेंडेशन दिया, 10 साल तक मांग होती रही। वीपी सिंह की सरकार आई, उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया। सरकार बनने के बाद फिर कैबिनेट बैठक हुई, उसमें यह फैसला लिया गया। फैसले के बाद एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और फिर इस पर बहस हुई पूरे देश में और उस बहस को सुलझाने का काम किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी, तो उसके साथ अमेंडमेंट हुए। तो इस तरीके से एक फैसला जो होता है इतने लंबे प्रोसीजर के बाद लिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक प्रोसीजर की क्या फ्रेमवर्क होता है। अब राजनीतिक संस्थाएं जो होती हैं भारत में या किसी भी देश में, उनकी आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी देश को चलाने में सरकार कई काम करती है, जैसे प्रमुख नीतिगत फैसले लेती है। भारत में यह काम प्रधानमंत्री और कैबिनेट करती है। सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना, यह भी काम होता है। ये काम पुलिस और सेना करती है। नीतिगत फैसले एवं कल्याणकारी योजनाएं, जो वेलफेयर पॉलिसीज हैं, उनको लागू करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, ये नौकरशाही करती है। फिर इन फैसलों या फिर उनको लागू करने में कोई विवाद उठता है तो उसे सुलझाना ये काम न्यायालय करता है। तो इतने सारे काम होते हो और सभी कामों को अच्छे ढंग से करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने, जैसे प्रधानमंत्री है, कैबिनेट है, न्यायालय है, पुलिस सेना है, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अलग अलग काम करते हैं सरकार के और देश को चलाने में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरीके की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। तो ये जितने भी सभी जो मॉडर्न लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, तो ये सारे कामों को देखने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं और इन्हीं व्यवस्थाओं को क्या कहते हैं? संस्थाएं कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रत्येक संस्था के क्या अधिकार होंगे, कार्य क्या होंगे, उसके कुछ फंडामेंटल रूल्स होंगे, उसका वर्णन होता है। कुछ बुनियादी नियम जो होते हैं उसका वर्णन किया जाता है।
संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला लेने में थोड़ी देरी ज़रूर होती है, पर संस्थाएँ बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि कई बार लोग ये बोलते हैं कि अगर कोई राजशाही होती, मोनार्कियल सिस्टम होता, तो वहाँ पर एक व्यक्ति आराम से अपने फैसले ले सकता है, उसे लंबे प्रोसीजर से नहीं गुजरना पड़ता। जैसे भारत में हमने अभी देखा कि 10 से 12 साल एक फैसला लेने में लग जाते हैं, कोई प्रमुख फैसला होता है। तो ये एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि मोनार्कियल सिस्टम में, राजशाही में ये एक फ़ायदा होता है। और डेमोक्रेटिक नेशंस जहाँ पे ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी वजह से फैसला लेने में देरी होती है। कोई भी अच्छा फैसला अगर आपको लेना है तो देरी होती है। लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से एक फ़ायदा ये भी होता है कि कोई बुरा फैसला भी है, उसको भी उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा और वो ले पाना वहाँ पर मुश्किल हो जाती है। राजशाही में ये नुकसान होता है कि अच्छा फैसला हुआ तो उसमें फ़ायदा होगा कि वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा इतिहास में भी देखा गया है कि बहुत सारे बुरे फैसले भी लिए गए हैं, वो भी उतनी ही जल्दबाजी से लिए गए हैं और उनके जो नुकसान हुए हैं, वो भी काफ़ी देखे गए हैं। अब बात करते हैं संसद की। तो हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। तो कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन है, वहाँ पे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी जो सभा होती है, वो जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार जो होते हैं उनका प्रयोग करती हैं, क्योंकि उस देश के लोग उन्हें चुनते हैं और अधिकार देते हैं कि उनके बिहाफ में वो डिसीजंस लें। भारत में इन जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो राष्ट्रीय सभा होती है, उसी को संसद कहा जाता है। ठीक है, और राज्य स्तर पर इसे क्या कहा जाता है? राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। संसद के अधिकार एवं कार्य। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। कानून बनाना या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं या मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती हैं। तो ये पावर्स हैं उनके पास। क्या पावर्स हैं? कि वो नए कानून बना सकती हैं, जो भी मौजूदा कानून है उसमें कोई संशोधन करना हो तो वो भी कर सकती हैं, और अगर मौजूदा कोई कानून है उसको खत्म भी करना चाहें तो भी उसे कर सकती हैं। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती हैं। भारत में संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। तो संसद का एक काम ये भी होता है कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उस पर एक तरीके से कंट्रोल बनाए रखना, रेस्ट्रिक्शंस बनाए रखना, कि वो गवर्नमेंट अपने अधिकारों का कंप्लीट कंप्लीट ऑटोनॉमी, बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के अगर वो प्रयोग करना चाहे तो वो नहीं कर सकती। संसद ऐसी व्यवस्था बनाता है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो एक नियंत्रण में काम करे। और भारत में ये व्यवस्था है कि संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाला फैसले कर सकते हैं। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, भारत में बजट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट होता है। ये संसद का नियंत्रण दर्शाता है कि जो बजट होता है उसे पास होना जरूरी है। जब वो संसद से पास होगा तभी पैसा जो है वो विभिन्न कामों के लिए प्रयोग होगा, जितनी भी स्कीम्स आई हैं। तो संसद एक तरीके से अथॉरिटी देता है सरकार को कि वो पैसे का उपयोग कर सके। बिना संसद की मंजूरी के पैसे खर्च नहीं किए जा सकते। तो एक तरीके से ये संसद का कंट्रोल है गवर्नमेंट के ऊपर। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए भी संसद को सर्वोच्च कहा है संस्था है। तो जो भी सार्वजनिक मसले होते हैं और देश की अगर राष्ट्रीय नीति है तो उस पर सबसे पहले संसद में चर्चा और बहस होती है, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये बहस होती है, क्योंकि इस देश में जितने भी प्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी बात रखते हैं और एक तरीके से वो देश के लोगों की बात रखते हैं। और इसी वजह से ही संसद बनाई गई है कि लोग डेमोक्रेसी में
डिस्कशन करके फैसले लिए जाएं। तो संसद एक इंस्टीट्यूशंस के तौर पे काम करता है जहां पर ये डिस्कशन होते हैं और ये डेमोक्रेसी को कंप्लीट बनाते हैं, डेमोक्रेसी को एक तरीके से लाइवली बनाते हैं। संसद के दो सदन क्या हैं? अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। तो अधिकांश जो बड़े देश होते हैं वो वहां पर संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। और दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम राज्य क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। तो भारत में भी यही है। पहला सदन जैसे है जो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है वो लोकसभा, और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग वही करते हैं। और दूसरे सदन कौन सा है? जो है राज्यसभा। वो डायरेक्टली नहीं जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वो परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और वो कुछ स्पेशल काम जो होते हैं उसके लिए होते हैं। और उनका जो मेन काम होता है वो राज्य क्षेत्र और संघीय इकाइयों की इनके हितों की निगरानी करना। भारत में संसद के तीन अंग हैं, दो सदन और राष्ट्रपति। दो सदन कौन है? पहला है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। राष्ट्रपति दोनों में से किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। तो राष्ट्रपति किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता दोनों में से। इस वजह से ये प्रोविजन किया गया है कि जब संसद से कोई भी लॉ पास हो जाए तो फाइनली वैलिड तभी होता है जब राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे दे। अब लोकसभा बनाम राज्यसभा, इसके बारे में देखते हैं। कंपैरिजन है कि किसकी कितनी पावर्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि मेन काम राज्यसभा का यही है कि वो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन हो उसमें। लेकिन अधिकतर मसलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के ही पास है। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है। ठीक है, दोनों सदन से जब पास होता है कोई कानून, तभी वो कानून आगे राष्ट्रपति के पास जाता है। तो दोनों सदनों की जरूरत होती है किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए। लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन होता है, जहां पर दोनों सदन के लोग एक साथ बैठकर वोटिंग करते हैं। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना होती है, क्योंकि लोकसभा, भारत में लोकसभा की जो संख्या है वो राज्यसभा से ज़्यादा है। तो अगर साथ में बैठेंगे और संयुक्त अधिवेशन होगा तो सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना अधिक होती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लोकसभा को एक अपर एज मिला है मनी बिल के पास होने में। तो बजट या पैसे संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकता है। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिन की देरी कर सकती है और उसमें संशोधन के सिर्फ सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा के ऊपर है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। तो यहाँ पर कंप्लीट अपर एज लोकसभा को है, लोकसभा राज्यसभा के ऊपर है। अब लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को यह पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। कार्यपालिका, सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने का काम कौन करता है? कार्यपालिका करते हैं। विधायिका का काम क्या होता है कि विधायिका में कानून बनते हैं। अब उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना, जो नीतियां बनी हैं उनको कार्य रूप देना, इसका काम कौन करता है? कार्यपालिका। जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। तो अगर हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार से आमतौर पर जो हमारा तात्पर्य होता है वो क्या होता है? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं? इसके दो हिस्से होते हैं। एक होती है राजनैतिक कार्यपालिका, एक होती है स्थायी कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका मतलब क्या है? ये जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों से बनी बॉडी होती है। तो जैसे हम सरकार चुनते हैं
और उसके बाद हम जैसे वोट करते हैं, तो वोट करने के बाद जनप्रतिनिधि संसद का हिस्सा बनते हैं और उन इन्हीं जनप्रतिनिधियों के बीच से ही कुछ लोग मंत्री बनते हैं। इसी मंत्री परिषद जो होते हैं, जो मंत्रिमंडल होते हैं, यही प्रमुख फैसले लेते हैं और यही राजनैतिक कार्यपालिका भी होते हैं। ये राजनैतिक व्यक्ति होते हैं और ये बड़े फैसले करते हैं। मंत्रिपरिषद राजनैतिक कार्यपालिका का ही हिस्सा होते हैं। अब दूसरा कौन सी कार्यपालिका होती है? ये है स्थायी कार्यपालिका। ये लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं। जैसे राजनैतिक कार्यपालिका क्या है? जैसे इंडिया में 5 साल के लिए चुनाव कोई भी सरकार चुनी जाती है ना, तो उनका जो टाइम पीरियड है वो एक 5 साल है। अगर उन्हें फिर से कार्यपालिका का हिस्सा बनना है, राजनैतिक कार्यपालिका का, तो उन्हें अगली बार फिर से चुनकर आना पड़ेगा। लेकिन एक होती है दूसरी स्थायी कार्यपालिका, ये लंबे समय तक के लिए नियुक्त होते हैं। उदाहरण सिविल सर्वेंट या नौकरशाह। ये सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। तो ये अधिकारी राजनैतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। तो ये राजनैतिक कार्यपालिका के अंडर काम करते हैं और जो रोजमर्रा के जो प्रशासन की जो सिचुएशंस होती हैं, इसमें वो उनकी सहायता करते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि राजनैतिक कार्यपालिका को गैर राजनैतिक कार्यपालिका से ज़्यादा अधिकार क्यों मिले हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या बताया गया है? ये है कि मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? ये प्रश्न उठता है कि कोई भी मंत्री है, वो किसी भी नौकरशाह है, सिविल सर्वेंट है, जैसे आईएएस है, तो उससे ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है। ये बात उठती है कि जो आईएएस है इतना पढ़ लिख के आता है और उसे विषय की अधिक महारत हासिल होती है और जानकारी होती है, तो फिर उसे उतने पावर्स क्यों नहीं होती जितना किसी मंत्री के पास होते हैं? तो इसकी वजह जो है वो काफ़ी सिंपल है, सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। जो लोगों की इच्छा है वो सबसे ऊपर है, यही लोकतंत्र का मतलब ही है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। मंत्री को इसलिए पावर सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वो जनता के द्वारा चुना गया होता है। डेमोक्रेसी में जनता की इच्छा सबसे ऊपर होती है। तो अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो अपने फैसले के नतीजे के लिए जिम्मेदार होता है। कोई फैसला होगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि उसने ये फैसला लिया था। नौकरशाह इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। इसी वजह से ही मंत्री सारे फैसले लेते हैं और अमूमन उनके पास जो गैर राजनीतिक कार्यपालिका है, स्थायी कार्यपालिका है, उनसे ज्यादा अधिकार होते हैं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उसके लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। भारत में डायरेक्ट इलेक्शन प्रधानमंत्री के लिए नहीं होता। हम प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं करते हैं, हम अपने कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए या एमपी के लिए ही वोट करते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो भारत में चुनाव होता है वो कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। तो भारत में राष्ट्रपति है, वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो आमतौर पर राष्ट्रपति जो होता है, जो लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी होती है या पार्टियों का जो गठबंधन होता है जिसको बहुमत मिला है, उसी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। तो अगर कोई एक पार्टी या गठबंधन है जिसे बहुमत हासिल नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बन रहा है, तो राष्ट्रपति फिर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता होता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं। नॉर्मली जिस पार्टी का प्रधानमंत्री होता है उसी पार्टी के मंत्री भी होते हैं। तो मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिन्हें लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। तो प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है। बस एक शर्त होती है कि वो जो भी मंत्री को सिलेक्ट करे वो संसद के सदस्य हों। लेकिन कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं होता, ये एक्सेप्शन होता है।
लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मंत्री, अगर उसको मंत्री बना भी दिया जाए तो 6 महीने के भीतर उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स की जो संस्था होती है, मिनिस्टर्स का जो समूह होता है, उसे कहते हैं मंत्रिपरिषद। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 80 से 60 मंत्री होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो ग्रुप्स हैं कौन कौन से हैं? कैबिनेट मंत्री, अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता इसका हिस्सा होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसला करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। तो जो 80 से 60 से 80 मंत्री है ना, उसमें जो मेन जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं, उनका जो समूह होता है करीब 20-25 मंत्रियों का, उसे मंत्री कैबिनेट कहते हैं। अब स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, अमूमन छोटे मंत्रालयों के ये प्रभारी होते हैं। ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। अब तीसरा समूह होता है राज्य मंत्री। अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। फैसले कैबिनेट बैठकों में लिए जाते हैं, इसलिए अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। इसलिए क्योंकि मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट की बैठकों में लिए जाते हैं। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है। तो मंत्रियों की विचार राय चाहे बिल्कुल भी अलग हो, लेकिन सबको एक साथ जो भी कैबिनेट फैसला लेता है उसकी जिम्मेदारी लेनी होती है। वो उस फैसले की बुराई नहीं कर सकते हैं, आलोचना नहीं कर सकते हैं। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी भी जो भी इनपुट्स होते हैं, जो भी सूचना होती है, वो मंत्रियों को मुहैया कराते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के अधिकारों की। सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। तो प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। जितने भी विभाग, डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी एक सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। तो कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको एक लीडरशिप प्रोवाइड करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो जो मंत्रियों के जो काम होता है उनका वितरण करता है कि कौन से मिनिस्ट्रीज में कौन मिनिस्टर होगा, और उनका पुनर्वितरण करता है। उनको चेंज भी कर सकता है, मिनिस्ट्रीज में इधर हेर फेर भी कर सकता है कि कोई मिनिस्टर आज इस मिनिस्ट्री का लीडर है, कल प्रधानमंत्री चाहे तो उसे किसी दूसरी मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर सकता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है। तो इस तरीके से एक तरीके से कैबिनेट या मंत्रिमंडल को लीडरशिप प्रोवाइड करता है। दुनिया के सभी लोकतंत्र, जो संसदीय लोकतंत्र होते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री के अधिकार हाल में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। कि प्रधानमंत्री के अधिकार इतने ज़्यादा हो गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को इस बात के लिए ही संसदीय सरकार को ये बोला जाता है कि ये प्रधानमंत्री ही रूप हो गया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि जनता का उन पर बहुत विश्वास था और उनका जनता पर प्रभाव भी था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट की तुलना में बहुत अधिक प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। तो प्रधानमंत्री के क्या अधिकार होंगे, कितना उस अधिकार का प्रयोग हो पा रहा है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति उस पद पर बैठा है, उसका क्या प्रभाव है, उसका क्या व्यक्तित्व है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता है। उसे गठबंधन की साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है।
आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। तो इस तरीके से कॉलिशन गवर्नमेंट्स आजकल आ रही हैं। तो किसी तो हाल के दिनों में 1991 इसके बाद से इसी दौरान से और हाल तक भी ये देखा गया है कि कॉलिशन गवर्नमेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई हैं। और इन गठबंधन सरकारों में प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक लिमिट हो जाते हैं, क्योंकि इसे पूरे कॉलिशन को एक साथ देखना होता है, उसको मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि उन्हीं का समर्थन है तभी सरकार बनी हुई है। राष्ट्रपति के बारे में अब बात करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों को प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम अलंकारिक होता है। तो कोई रियल पावर्स उसके पास राष्ट्रपति के पास नहीं होते हैं। एक तरीके से ऑफिशियल पोजीशन है ये। राष्ट्रपति देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है। राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। तो ये निगरानी करता है कि राजनीतिक संस्थाएं जो हैं वो राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कलेक्टिव तौर पर मिलजुल कर काम करें। अब राष्ट्रपति का जो चयन होता है भारत में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। भारत की जनता डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करती है राष्ट्रपति का। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति के अधिकार क्या होते हैं? सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम पर जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और दूसरे देशों में जो राजदूत आदि हैं उन सबको नियुक्त करता है। तो नियुक्तियां वगैरह करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता है। मंत्रिपरिषद जो सलाह देंगे उसी के अकॉर्डिंग उसे काम करना होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए एक बार कह सकता है कि मंत्रिपरिषद ने कुछ सलाह दी है, लेकिन राष्ट्रपति को अगर लगा कि इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है तो मंत्रिपरिषद को बोल सकता है कि आप इस सलाह पर फिर से पुनर्विचार करिए। लेकिन मंत्रिपरिषद ने कहा कि हमें पुनर्विचार नहीं करना है, हम वही सलाह आपको दोबारा दे रहे हैं, तो फिर राष्ट्रपति को वो मानना पड़ेगा। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं कि संसद द्वारा जो भी कोई विधेयक होता है तो राष्ट्रपति की मंजूरी बहुत ही आवश्यक होती है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक पर पुनर्विचार के लिए पुनः संसद में वापस भेज सकता है। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर वही बात है कि राष्ट्रपति एक बार चाहे तो विधेयक पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करके भेज दिए तो फिर उसे हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो राष्ट्रपति जब सब सलाह पर ही कर रहा है तो उसके पास खुद के विवेक से काम करने की क्या स्कोप है, इसकी बात देख लेते हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज है जहां पर राष्ट्रपति खुद के विवेक से राष्ट्रपति को काम करना चाहिए, वो क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि वहां पर पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया और उस एक बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना उसकी कंपल्शन हो जाती है। लेकिन अगर किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति यहाँ पर अपने विवेक का यूज कर सकता है और विवेक से काम करते हुए ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के विवेक से ही काम होता है। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति नवयुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए कहता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति प्रणाली की। एक भारत में संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, एक होती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, राष्ट्रपति प्रणाली। ये क्या होती है? इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता। जैसे राष्ट्रपति भारत में क्या है, एक औपचारिक शासनाध्यक्ष है, उसके पास रियल पावर्स नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, राष्ट्रपति की सिर्फ औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि वह राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। तो उसके पास पावर्स भी होते हैं और वह राष्ट्र का अध्यक्ष भी होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति
का जाना माना उदाहरण है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं, डायरेक्टली वोट से वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, बल्कि भारत में ऐसा नहीं होता है। वहीं और वही अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका, अमेरिका में इसे कांग्रेस कहा जाता है, तो अभी विधायिका करती है, और राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती है, और ना ही वह उसके प्रति उत्तरदायी है, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वह अपना 4 साल का कार्यकाल कांग्रेस में बहुमत न होने के बावजूद पूरा कर सकता है। यहाँ पर कांग्रेस जो है भारत की पार्टी का नाम नहीं है, अमेरिका में जो विधायिका होती है उसका नाम है कांग्रेस। न्यायपालिका, अब हमने देख लिया भारत में क्या क्या देखा, हमने विधायिका देख लिया, कार्यपालिका देख लिया, एक तीसरा स्तंभ जो है वो है जुडिशरी, न्यायपालिका। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूदा अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, और फिर जिला स्तर पर जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश के सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है, जैसे देश के नागरिकों के बीच, नागरिक और सरकार के बीच, दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच, तो इनके बीच कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी और दीवानी मामले में भी अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। तो उच्च न्यायालय अगर कोई फैसला देता है और उस फैसले के खिलाफ अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो वहां आप जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करने के लिए एम्पावर्ड है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन की जाए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि कार्यपालिका जो है गवर्नमेंट है, और विधायिका जो है जो संसद है उसका लेजिस्लेटिव जो है उसके नियंत्रण में नहीं है। भारत में इसके लिए कई प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो वहाँ के जजेस हैं, तो राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री की सलाह पर, और जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उनकी सलाह पर, तो दो लोग जो सलाह देंगे उनके मशवरे से राष्ट्रपति जजेस की नियुक्ति करता है, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का भी इसी तरीके से नियुक्ति होती है। इसमें राजनैतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश इस तरीके से कम हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे अपने पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। तो एक बार कोई नियुक्त हो गया तो फिर उसे हटाना एक तरीके से असंभव, इतनी कठिन प्रोसीजर है कि अगर सरकार चाहे तो वो करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोविजन किए गए हैं, तो इस प्रोविजन से जो न्यायालय है उसकी जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, मेंटेन है, क्योंकि जज जो है एक बार नियुक्त हो गया उसको सरकार हटा नहीं सकती, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। जज के जो नियुक्ति है उसमें भी इंडिपेंडेंस, सरकार की जो दखल होती है कम होती है। और इसके अलावा हमने क्या देखा, जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो कौन होगा, जो सबसे वरिष्ठ है वही होगा। तो इसमें भी सरकार कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर सकती कि अपने मन से किसी को भी मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो हटाने का प्रोसीजर इतना मुश्किल है, वो भारत के राष्ट्रपति को हटाने इतना मुश्किल होता है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद ही हटाया जा सकता है। तो दोनों सदनों में अविश्वास प्रस्ताव जब पारित होगा और वो भी 2/3 बहुमत से, तभी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना तभी पॉसिबल है। भारतीय लोकतंत्र में
ऐसा आज तक नहीं हुआ। इतना कठिन प्रोसीजर है कि ऐसा आज तक नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। तो जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करने का, उसको एक्सप्लेन करने का, व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की ओर से कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वो केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। तो सरकार अगर कोई ऐसा कदम उठाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, या कोई ऐसा कानून पारित करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के खिलाफ है, तो वहां पर न्यायालय दखल दे सकता है और बोल सकता है कि आपने जो कानून पारित किया है वो संविधान के खिलाफ है, वो अमान्य हो जाएगा इस बेसिस पर। वे किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई की संवैधानिक वैधता तय करते हैं। तो किसी भी कार्रवाई की संवैधानिक वैधता है कि नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। और इसे न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसे जुडिशियल रिव्यू। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती है। तो एक सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है, ये एक केस में होता, केशवानंद भारती केस में। तो वहां पर बोला था कि जो संसद है वो संविधान के मूलभूत सिद्धांत है उनको बदल नहीं सकती, क्योंकि इससे पहले बहुत लंबा एक हिस्ट्री चली थी यहाँ पर संसद के पास पावर होती है कि वो संविधान में अमेंडमेंट संशोधन करे, लेकिन वो कितना संशोधन कर सकती है, इस बात को डिफाइन किया है सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में। और उसमें बताया है सरकार चाहे तो कितना भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूलभूत सिद्धांत जो हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे वॉयलेट किए बिना ही कर सकती है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, वो समय समय पर जुडिशरी बताती रहेगी, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। सरकार की कार्यवाही से जनहित को ठेस पहुंचाने की स्थिति पर कोई भी अदालत जा सकता है, इसे जनहित याचिका भी कहते हैं। जनहित याचिका भी जान लेते क्या है कि सरकार की कोई भी कार्रवाई हुई तो उससे अगर कोई जनहित ठेस पहुंच रहा है तो उसकी स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है, और यही होती है जनहित याचिका। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और जो लोग अभी तक यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपको, आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। और अब आपको शेयर करना है, क्योंकि आप बहुत ही सीरियस स्टूडेंट हैं, और सीरियस स्टूडेंट जो होते हैं वो अच्छे कंटेंट को शेयर करते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ और भी कंटेंट होगा, सिर्फ यही वीडियो नहीं है, और भी वीडियोज़ है। आप चैनल को विजिट करिए, वहाँ पर आप देखिएगा। तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक भी करिए, क्योंकि तभी हमको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम और भी अच्छे वीडियोज़ बनाते रहें। और अगर आपको हमारा काम बहुत अच्छा लग रहा है तो आप हमें सपोर्ट करिए ज्वाइन बटन के साथ। 29 रुपीज़ पर मंथ बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, और मैं मानता हूँ कि अगर आपको इतना अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और आपको ज़रूर करना चाहिए। यूपीआई भी कर सकते हैं वन टाइम पेमेंट के लिए, SCPN@UPI, SCPN@कोटक। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो बहुत सारे एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं, 6000 प्लस क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने की उनकी संभावनाएं हैं, और इतनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, वही लोग इस पेड कोर्स को ज्वाइन करिए। फालतू के लोग मत ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। जो लोग सीरियस हैं वही लोग ज्वाइन करिएगा, और अगर आप सीरियस हैं तो फिर ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, एक बार ज्वाइन करिए आप, एक महीने के बाद आप फिर खुद ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपको इतना मज़ा आने लगेगा ये क्वेश्चंस करने के बाद। तो मैं आपको बोलता हूँ कि एक बार इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। विल मीट नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।